द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इंडिया से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब संजय डिक्सट जी। संजय साहब जो हैं मरीन इंजीनियर हैं और उसके बाद इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन की जिसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, और एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जयपुर डायलॉग्स के नाम से। आपने अभी एक किताब भी लिखी है अनब्रेकिंग इंडिया। तो संजय जी, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। सो इट्स अ प्लेजर। सर, आपकी किताब से ही शुरू करते हैं, अनब्रेकिंग इंडिया। तो जी, कैसी रिसेप्शन रही इसकी और क्या आपने उसमें कवर किया है? जो मैंने रिव्यूज देखे उसके, उसमें तो ये था कि आपने कश्मीर इशू को बहुत तफसील से कवर किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बहुत तफसील से आपने जिक्र किया है, और खास तौर पे बी आर अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत तफसील से आपने जिक्र किया है। तो ब्रीफली अगर आप बता सकें। मैंने जब दोनों जो इश्यूज हैं, आर्टिकल 370 का जो बैकग्राउंड है, आर्टिकल 370 कैसे आया और किस तरह से उसको यहाँ लागू किया गया, उसके बैकग्राउंड में जो कश्मीर की पूरी हिस्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम 14th सेंचुरी और ब्रीफ बैकग्राउंड इवन बिफोर दैट, उसके पहले का, वो पूरा लेते हुए और आर्टिकल 370 किस तरह से हमारे देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को एक तरह से मिसलीड करके और उसको इंक्लूड कराया गया, जिसकी उस वक्त कोई आवश्यकता नहीं थी, और केवल इसलिए कि वो शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त अपने पास से इस तरह से चले कि वो आर्टिकल 370 उसमें इंक्लूड हो गया। पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी उसका कोई फेवर नहीं था। वो एक लास्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उस लास्ट मीटिंग में वो इंक्लूड कर लिया गया, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसको अपोज भी किया था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जबकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मौजूद भी थे, फिर भी उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। नॉर्मल जो प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, वो ये हुआ करता था कि कोई भी अमेंडमेंट होता था तो उसको डॉक्टर अंबेडकर एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वो उठकर उसको प्रपोज करते थे, और उसको प्रपोज करने के बाद फिर उस पर डिबेट होती थी और उसके बाद फिर वो पास होता था। उस दिन उन्होंने नहीं करके अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के एक जनरल मेंबर थे, उन्होंने प्रपोज करके और उसको पास करवाया। So that way he actually expressed his dissent indirectly. वो डॉक्टर अम्बेडकर ने ही उस समय कर दिया था। तो उसके हवाले से है, और उसके अलावा जो CAA का जो बैकग्राउंड है उसको मैंने 1905 बंगाल के पार्टीशन से ट्रेस किया है, और जो 1906 मुस्लिम लीग जो बनी है वहाँ से लेके, और उसके बाद फिर उसका क्या किरदार रहा लीडिंग टू द पार्टीशन, एंड उसके बाद नेसेसिटेटिंग व्हाट इज कॉल्ड द लियाकत नेहरू पैक्ट, और फिर लियाकत नेहरू पैक्ट का मुसलसल वायलेशन, और उसकी वजह से फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि माइनॉरिटीज़ जब सेफ नहीं रही नेबरिंग कंट्रीज़ में, तो यानी माइनॉरिटी जिसमें हिंदू, बुद्ध, जैन, ये माइनॉरिटीज़ इन प्लस क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, जब उनकी सेफ्टी वहाँ पर महफूज नहीं रही पड़ोस के कंट्रीज़ में, स्पेशली द मुस्लिम कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली, वहाँ पर जब महफूज नहीं रही, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला के उनको एक एक्सेलरेटेड सिटीजनशिप, जो 2014 से पहले लोग आके इंडिया में पहले से थे उनके लिए, दैट इज कट ऑफ पॉइंट इज 2014। तो ये इसमें पूरा बैकग्राउंड प्लस जो उसके जो लीगल एनालिसिस जो भी थी वो सब करके, और एक काफ़ी वैसे तो इसका जो टारगेट ऑडियंस था वो ले ऑडियंस था। इनफैक्ट उसका जो प्रीफेस है उसमें मैंने स्पेसिफिकली ये लिखा है कि दिस बुक इज नॉट मेंट फॉर द स्कॉलर एंड इट इज मेंट फॉर द ले ऑडियंस। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बुक को स्कॉलर्स ने भी हाथों हाथ लिया, और अब तो ये कई जगह कोट भी की जाने लगी है।
तो ये मैं कह सकता हूँ कि ब्रीफली ये, प्लस इट हैज बीन अ बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर का मतलब ये है कि इसके 4 प्रिंट रन हो चुके, 5वां प्रिंट रन जाने वाला है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी मुकम्मल हो गया है और वो भी बहुत जल्दी पब्लिश होने वाला है। उसके अलावा और भी कई लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में इसके ट्रांसलेशंस जो हैं उसकी बातचीत से चल रही है। तो ये ब्रीफली इज अबाउट द बुक। जी, आपने सर कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर को बहुत ज्यादा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डॉक्टर अंबेडकर तो वो शख्सियत हैं जिन्होंने पब्लिकली हिंदुइज्म को रेनाउंस किया और बुद्धिज्म में चले गए, तो इसके बावजूद वो इंडिया के एक अनडिस्प्यूटेड हीरो हैं। तो जी, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती। आपके यहाँ तो आपके यहाँ तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनको भी काफिर करार कर दिया गया, जैसे अहमदिया। हम्म। और सर, अहमदिया, आपको हाँ, ध्यान है कि 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसने ड्राफ्ट किया था? जफरुल्लाह खान ने। वो अहमदिया थे, वो पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और अहमदियों ने तो बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि शिया और अहमदिया जो थे वो बिल्कुल पाकिस्तान मूवमेंट के फ्रंट में थे। जिन्ना साहब खुद शिया थे। तो जी, आज जो यहाँ पर पाकिस्तान में जो हालात हैं, अहमदिया तो कॉन्स्टिट्यूशनली कह दिए गए कि साहब ये मुसलमान नहीं है। तो निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई सूरत हो ही नहीं सकती थी। जी, आपने कहा कि सर जफरुल्लाह खान ने 40 का जो रेजोल्यूशन था वो पेश किया, उसमें बहुत सारी डिबेट है यहाँ पे। वली खान जो थे हमारे एक डिसेंटिंग पॉलिटिशियन थे, वो ये कहा करते थे जी उन्होंने पेश किया, लेकिन बहुत सारे ने फिर कहा कि नहीं नहीं उन्होंने नहीं पेश किया था वगैरह वगैरह। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अहमदियाज जो थे उन्होंने बहुत इंथुजियास्टिकली सपोर्ट किया पाकिस्तान मूवमेंट को, और ये बात सरदार शौकत हयात जो उस वक्त एक यंग मुस्लिम लीगी लीडर थे उन्होंने अपनी किताब में भी लिखी है। लेकिन आजकल इस तरह की जो बातें हैं वो पब्लिकली नहीं की जाती अनफॉर्चुनेटली। तो सर, मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उस वक्त, 2-3 का तो मुझे पता है। नवाब इस्माइल बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे मुस्लिम लीग के, उनके जी जी बेटे तो जी पाकिस्तान आ गए लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। जी। और इसके अलावा मौलाना हसरत मोहानी, हाँ जी। वो भी जो है वो पाकिस्तान नहीं आए। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि वो कृष्ण के बहुत बड़े मद्दाह थे, उन्होंने बहुत से शेर कहे हैं उनकी तारीफ में, और मथुरा बड़ी रेगुलरली वो जाया करते थे जन्माष्टमी के लिए। ये बात भी हमारे यहाँ लोगों को विकिपीडिया से पता चली है, और किताबों में कहीं नहीं ये लिखा हुआ कि हसरत मोहानी जो थे वो कृष्ण के इतने बड़े एडमायरर थे। सर, और कौन से लीडर्स थे जो इंडिया ही में रह गए मुस्लिम लीग वैसे के? एक बात और बताऊं आपको, हसरत मोहानी अकेले ऐसे थे। जी, जब 370 इंट्रोड्यूस हो रहा था तो उन्होंने 370 का जो उस वक्त का जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें शायद वो 323 था। बाद में जब वो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में 370 बना तो हसरत मोहानी ने बाकायदा खड़े होकर उसका विरोध किया था, यानी उसको अपोज किया था 370 को। 370 के इंट्रोडक्शन को। और उन्होंने कहा था कि ये आप जो है ये महाराजा हरि सिंह को क्यों पनिश कर रहे हैं? मतलब महाराजा हरि सिंह को, और ये स्पेशल इनको देने की क्या जरूरत है? जो बेस्ट गवर्नड स्टेट्स है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया उसमें बड़ौदा का। ये है इसका ये चैप्टर में, एक मिनट मैंने इसका स्क्रीन पे खोल लिया है। यह है चैप्टर 15, माइनॉरिटीज़म इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसमें जो माइनॉरिटी क्वेश्चन पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी, उसकी यह बात यहाँ पर हो रही है। तो इसमें जो आप ये देखिए कि एक, हाँ, टोटल 33 मुस्लिम मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसमें से इस 33 में से ये लगभग सारे के सारे, एक दो को छोड़ के, ये मुस्लिम लीग के कोटे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्ट हुए थे। क्योंकि आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन तो 1946 में ही हो गया था। और इसमें से केवल 11 पाकिस्तान गए।
और बाकी सारे के सारे भारत में ही रह गए। तो आप ये और जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के बहुत सारे, तो बहुत सारे नहीं, जो इनके मेजॉरिटी जो इलेक्टेड लीडर थे वो रह गए यहाँ पर, और बहुत सारे लोग तो बाद में गए, जैसे खलीकुज़्ज़मा जो थे आपके, वो खलीकुज़्ज़मा तो बहुत बाद में आए। जी जी, वो तो बहुत बाद में आए हैं, और भी कई सारे लोग जो मुस्लिम लीग के सिंपैथाइजर थे, राइटर्स थे, जैसे जोश मलियाबादी, वो भी बाद में गए। और कुछ ऐसे भी हैं, सज्जाद ज़हीर जैसे, जो बाद में पाकिस्तान से वापस इनवाइट कर लिए गए, क्योंकि हमारे नेहरू जी को जो है वो कम्युनिस्टों से विशेष प्रेम था। तो वो तो कुरातुल हैदर भी, जो बहुत बड़ी राइटर थी, वो भी पाकिस्तान आई थी, फिर वो वापस चली गई। हाँ हाँ, साहिर लुधियानवी भी आए थे, फिर चले गए जी, थे वापस। दैट्स राइट। तो और भी, और बताऊं आपको, जो जी, मुस्लिम लीग की, जिन्होंने एक तरह से कहे, जिन्होंने पालकी उठाई थी, मुस्लिम लीग का कोई मास बेस जो सारा का सारा था, वो तो जो आपकी बरेलवी जमात थी उसकी वजह से बनी थी। तो बरेलवी जमात की तरफ से जो लोग पाकिस्तान की पैरवी कर रहे थे, और जिन्होंने पूरा इनका जो है वो चार्टर पेश किया, एक आपको ध्यान हो कि बरेलवियों की तरफ से एक चार्टर पेश हुआ था, वो नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बनाया था। जी जी, और उसके अलावा जो लीडिंग रोल था, वो आपके जो आला हजरत जिनको बोलते हैं, अहमद रज़ा बरेलवी के जो दोनों बेटे थे, हामिद और मुस्तफ़ा, उनकी सदारत में ये सारा काम हुआ था। और 1946 का इलेक्शन बरेलवियों के दम पे मुस्लिम लीग ने जीता था। और ये सारे के सारे एक इस तरह का जो इनका चार्टर है, अगर उस चार्टर को आप पढ़ें, जो मैंने कोट किया अपनी किताब में, उस चार्टर को आप देखें, तो वो चार्टर में जिस तरह के निज़ाम की वहाँ पर जिस तरह के निज़ाम की वहाँ पर कल्पना की गई है, वो इस तरह का है जिस तरह का आप ईरान में देखते हैं कि वहाँ पर एक सुप्रीम काउंसिल होगी, एक सुप्रीम लीडर होगा, और वो सुप्रीम लीडर जो है वो प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट करेगा, और जितने भी आपके ख़ास जो पॉलिसी इश्यूज होंगे उसमें सुप्रीम काउंसिल की कंसेंट लाजमी होगी। इस तरह का उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज किया था। लेकिन बाद में इसमें से हामिद, मुस्तफ़ा, नईमुद्दीन मुरादाबादी सारे के सारे वापस आ गए। ये गए थे पाकिस्तान, गए थे पाकिस्तान, पाकिस्तान जाके ये जल्दी ही वापस आ गए, क्योंकि इन्होंने देखा कि वहाँ तो कैप्चर देवबंदियों ने और अबुल अला मौदूदी ने कर लिया, कि जमात इस्लामी और देवबंदियों ने जो सारी की सारी आपकी जो रिलीजियस स्पेस थी वो उन्होंने कैप्चर कर ली। तो ये तो वहाँ से वापस आके और यहाँ पर फिर बैठ के वही बातें करने लगे। इसीलिए हमारे यहाँ जिसमें इसमें कहा है कि भाई पाकिस्तान जो है, हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ टेरिटरी, इसमें मैंने इसमें बहुत तफसील से इसको प्रपोज किया है, प्रोपाउंड किया है, और आप लोग इसको, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो सकता है। आप पाकिस्तान के और भी लोगों को साथ मिला सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, जिसमें मैंने कहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेरिटरी, पाकिस्तान इज़ एन आइडिया। और तो पाकिस्तान वो आइडिया है जिसको मैंने इस किताब में प्रोपाउंड किया है, विद रेफरेंसेस, विद प्रूफ, विद बैकअप। और उसमें मैंने ये अपनी तरफ से ये प्रूव करने का प्रयास किया है, कोशिश की है कि पाकिस्तान इज बेसिकली एन आइडिया ऑफ सेपरेटिस्ट इस्लाम, कि इस्लाम जो है वो दूसरों के साथ रह नहीं सकता। और ये जिन्ना ने एक बार नहीं, जब उसकी पाकिस्तान की भी बात होती है, तो पाकिस्तान के बार बार न केवल जिन्ना साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम्स आर एन इक्वल, मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन, न केवल ये कहते हैं, और ये उन्होंने कोई पहली बार नहीं कहा, बरेलवी जो थे उसमें लगातार बरेलवियों में ये बहस हो रही थी। बरेलवियों में, देवबंदियों और बरेलवियों के बीच में लगातार ये बहस का मुद्दा था, जिसमें बरेलवी कहते थे कि हम कौमियत जुदागाना हैं, और देवबंदी के जो बड़ा तबका था, जो हुसैन अहमद मदनी जिसके हेड थे, वो कहता था कि नहीं, हम कौमियत मुत्तहिदा है। तो यह कौमियत मुत्तहिदा, कौमियत जुदागाना की डिबेट तो पहले से ही देवबंदियों और बरेलवियों में चल रही थी।
जिसको जिन्ना साहब ने कैप्चर करके और उसमें एक चीज और जोड़ दी कि नॉट ओनली आर वी ए सेपरेट नेशन, वी आर ऑल्सो एन इक्वल नेशन। क्योंकि फंडामेंटली तो अगर लीग ऑफ नेशंस का उस टाइम जो सारा का सारा तस्वुर लिया जाता था, उसमें तो एवरी नेशन वेदर बिग और स्मॉल वाज सपोज्ड टू बी इक्वल। So once you give yourself the identity of a nation, then you also claim equality as a nation. तो आप ये देखिए कि आपने शायद ये आपके क्या नाम है, इश्तियाक अहमद साहब की जो किताब है जिन्ना के ऊपर, वो पढ़ी होगी। जी जी। और उसमें पूरे डिटेल्स जो दिए हुए हैं सारे के सारे, कि किस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट जो आपके वाइसरॉयज काउंसिल ने वाइसरॉयज गवर्नमेंट जो फॉर्म होनी थी आफ्टर द इलेक्शंस टू द सेंट्रल असेंबली, जिसमें कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी थी, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते थे कि भाई मुस्लिम लीग भी इसमें पार्ट बने। तो सारा का सारा जो डिस्कोर्स है जिन्ना का, वो यही है, इक्वालिटी। आई वॉन्ट इक्वालिटी बिकॉज वी आर अ सेपरेट नेशन। और वो उनको जब ग्रांट नहीं हुई थी, बहुत ही ग्रजिंगली उन्होंने ज्वाइन की थी आपकी जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वाइसरॉय की। उसकी वजह से उसमें डिले भी बहुत हुआ था, करीब 3-4 महीने लग गए थे उसको गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। और उसके बीच में उन्होंने असर्ट करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे भी मना लिया था। दैट्स राइट। तो सर मौदूदी साहब जो है ना, वो काफी जल्दी जेल भी पहुंच गए थे। जी हाँ बिल्कुल। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कश्मीर के जिहाद पे, तो जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक हमारे ट्रीटी रिलेशंस हैं, पाकिस्तान के ट्रीटी रिलेशंस हैं, तो किसी पाकिस्तानी के लिए जायज नहीं है वहां जाके लड़ना, और जिहाद नहीं है ये पाकिस्तानियों के लिए। तो उस पर फिर उनको जेल में डाल दिया गया था। तो उसके बाद फिर जब ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949 में आया, तो उस पे एक कांग्रेस के मेंबर ने कोट किया मौदूदी साहब को कि इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम और मुस्लिम बराबर नहीं होते और उनके हुकूक में बड़ा फर्क होता है। तो उस पे गवर्नमेंट के एक बंदे ने कहा था, आपको पता है मौदूदी साहब कहाँ हैं इस वक्त? वो जेल में हैं। मतलब ये था कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो तो उनको तो हमने ऑलरेडी अंदर किया हुआ है। अच्छा सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इतने ज्यादा मुस्लिम लीगी जो थे वो इंडिया ही में रह गए, तो फिर क्या वो कांग्रेस में शामिल हो गए? क्या किया उन्होंने फिर? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एक तो मुस्लिम लीग जो खाली आपके केरला की जो मुस्लिम लीग थी, जो केरला के जो इसमें मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, उन्होंने अपनी मुस्लिम लीग अलग बना ली। बाकी सबको मौलाना आज़ाद की क़यादत में कांग्रेस में ले लिया गया। और कांग्रेस में न केवल उनको ले लिया गया, बल्कि उनको एक तरह की एक तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो गया कि साहब उनके साथ कोई किसी तरह का सौतेला व्यवहार नहीं होगा। और उसकी आड़ में बहुत सारे लोगों ने उसी तरह की जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी जो पहले किया करते थे, या जो जिसको कह सकते हैं कि जो नज़रिया पाकिस्तान है, वो उसी तरह से कायम रखा। उसके अलावा बहुत सारे जो राइटर्स वगैरह थे जो पहले आपके पाकिस्तान के तराने लिख रहे थे, कैफ़ी आज़मी जैसे, मजाज लखनवी जैसे, इन सब ने पाकिस्तान के तराने लिखे। ये मैंने कोट किया है, और ये किताब है वेंकट धुलीपाला की द न्यू मदीना करके। उसमें ये सारे जो वर्सेस हैं इनके सबके वो कोटेड हैं। कैफ बनारसी थे जिन्होंने ये कहा था वेरी फेमसली कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, वगैरह वगैरह। ये सारे लोग सब यहीं रह गए। तो बल्कि मेरी तजवीज़ तो इसमें ये है कि यह भारतीय स्टेट के पार्ट पे एक बेवकूफ़ाना हरकत थी। क्योंकि जिन लोगों ने, और ये मैं नहीं कह रहा अकेले, ये स्वयं खुद आपके सरदार पटेल ने बोला है। ये सरदार पटेल ने, जो मैं आपको भी चैप्टर 15 कोट कर रहा था, उस चैप्टर 15 में सरदार पटेल ने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उन्होंने, एक मिनट में इसको खोलता हूँ यहाँ पे, ये चैप्टर 15 है, माइनॉरिटीज़म इन इंडिपेंडेंट इंडिया। और जी, इसमें मेरी कमेंट्री भी है थोड़ी सी।
आप कहे तो वो भी मैं पढ़ के सुना जी सकता जी हूँ अगर सुनाइए। आपके पास जी वक्त हो। जी। इससे मेरी थोड़ी सी कमेंट्री है कि the astounding bit is that the 4 Muslim members from Madras who were instrumental in the Muslim League getting 100% Muslim seats from that province. Madras province comprised Malabar, present Andhra Pradesh and Tamil Nadu, were not only attending the Constituent Assembly but were still battling for separate electorates. This should be seen in the context of the anti-CAA narrative being put forward by minority institutions like AMU and Jamia Millia Islamia and by Marxist-dominated institutions like JNU and Jadavpur University. As traced through the history of Muslim politics discussed in this book, it never moves too far from the essential Islamic principles of separate identity. अब इसमें फिर मैंने सरदार पटेल को कोट किया है। ये बहुत सुनने की बात है, सरदार पटेल ने क्या कहा। थोड़ा सा लंबा है। जी जी। सरदार पटेल कहते हैं, well, when I brought those proposals and placed them before this house, there was another group of people who had found it difficult to get out of the mire in which they had gone very deep. Here a proposal was brought forward by one friend from Madras for reservation and for communal electorates. Now, when the separate communal electorate motion was moved, it was supported by the great Muslim leader who swore loyalty to the constitution in this house and immediately after packed off to Karachi. अच्छा, खलीकुज़्ज़मान जी। He is now carrying on the work of the Muslim League on that side. He has left a legacy here, a residuary legacy perhaps in Madras. Unfortunately, there is still a very large amount of funds belonging to the old Muslim League, which was the All India Muslim League, which has yet to be settled. And some of our friends still claim that they might get some big chunk of those funds if they still persist in continuing the old league here. Even if the money or a good portion of it could be brought here, I doubt if it would do any good to those who get it. Those who claim that in this country there are two nations and there is nothing common between the two, and that we must have our homeland where we can breathe freely, let them do so. सही। I do not blame them. But those who still have the idea that they have worked for it, that they have got it, and therefore they should follow the same path here, to them I respectfully appeal to go and enjoy the fruits of that freedom and to leave us in peace. सही। There is no place here for those who claim separate representation. Separate representation, when it was introduced in this unfortunate country, was introduced not by the demand of those who claim to have made those demands, but as Maulana Muhammad Ali once said, it was a command performance. That's right. That has fulfilled its task, and we have all enjoyed the fruits of it. Let us now, for the first time, have a change of chapter in the history of this country and have a consent performance. Okay. All right. ये कहते हैं। फिर एक काफी और लंबा है, वो मैं पूरा नहीं कहूंगा, जो उनका एक बहुत ही खूबसूरत एक सेंटेंस है, वो मैं कोट करके फिर इसको बंद करूंगा। कहते हैं कि I remember that the gentleman who moved the motion here last time in August 1947, when asking for separate electorates, I believe said that Muslims today were a very strong, well-lit and well-organized minority. Very good. A minority that could force the partition of the country is not a minority at all. Why do you think that you are a minority? If you are a strong, well-knit and well-organized minority, why do you want to claim safeguards? Why do you want to claim privileges? Right. सही। अच्छा सर, खलीकुज़्ज़मान जो थे, उनको जना साहब ने उन पे कुछ एंगर शो की थी, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये पोजीशन थी कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है ना, वो मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं कर रही, जबकि खलीकुज़्ज़मान का ख्याल था कि वो गवर्नमेंट जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कम्युनल राइट्स को कंट्रोल करने की।
तो पाकिस्तान के जो उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर थे उनका बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो थे सर जफरुल्लाह खान। तो उस पे फिर खलीको जमान ने बतौर प्रोटेस्ट उन्होंने कहा कि मैं छोड़ता हूं इंडियन मुस्लिम्स की लीडरशिप, जिन्ना साहब जिसको चाहें अपॉइंट कर दें। तो ही वेंट टू पाकिस्तान एक्चुअली इन प्रोटेस्ट, और जिन्ना साहब ने उनको फिर कभी ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर बन गए थे। और उन्होंने जो किताब लिखी पाथवे टू पाकिस्तान, और उर्दू में है वो शाहराह पाकिस्तान, उसमें टू नेशन थ्योरी पे काफी क्रिटिसिज्म है। वो ये कहते हैं कि टू नेशन थ्योरी से इंडिया के मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, दोनों कम्युनिटीज के दरमियान बैड ब्लड पैदा हुआ इससे। ये वो बातें हैं आज जो पाकिस्तान में कोई नहीं करता, किसी टेक्स्ट बुक्स में इनका जिक्र नहीं मिलता। तो सर ये बताइएगा कि एक दिल्ली में एक अखबार था जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया करता था, वो मैंने कहीं पढ़ा, मंशूर या कुछ ऐसा नाम था उसका, और वो रातों रात जो है वो कांग्रेस का सपोर्टर बन गया। हैव यू हर्ड दैट स्टोरी? ना, ये नहीं सुनी, ये बताइए जरा। हाँ, वो अखबार था, मेरे ख्याल मंशूर था या कुछ ऐसा नाम था उसका। तो अब उन्होंने कहा यार अब कराची क्या जाएंगे, इधर ही रहते हैं, और अपने जो है ना आइडियोलॉजी बदलनी है ना जरा सी, तो वो फिर मुत्तहिदा कौमियत का वो सपोर्टर बन गया। तो सर पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात की भी मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं। उससे पहले एक मुझे एक अभी ख्याल आया कि असदुद्दीन अवैसी जो हैं वो बहुत दफा ये कहते हैं कि हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, लेकिन ये तो वही पार्टी नहीं है जिसके कासिम रिजवी लीडर थे। कासिम रिजवी इसके लीडर थे, हाँ, जिन्होंने हैदराबाद को साउथ पाकिस्तान बनाने की पैरवी की थी। तो वो तो फिर जब वो हुआ जो पुलिस एक्शन या मिलिट्री एक्शन हुआ, उसमें तो वो पकड़े गए थे, 5-7 साल जेल काट के वो फिर कराची आए। तो उनको मौलाना मौदूदी ने सर एक खत लिखा था। मौलाना मौदूदी ने खत लिखा कि देखो ये निजाम का जो सिस्टम है ना, निजाम जो हैदराबाद का रूलर था, ये रेत की दीवार है, इसने ढह ही जाना है। तो इसलिए अभी भी टाइम है आपके पास, को इंडिया की गवर्नमेंट के साथ कुछ ऑनरेबल एग्रीमेंट कर लो। उस पे कासिम रिजवी साहब ने बड़ा कंटेम्पचुअसली वो लेटर फाड़ दिया कि मौदूदी साहब हमें बुजदली की तलकीन कर रहे हैं। तो इस हद तक वो जज्बाती थे, और मौदूदी साहब ने काफी उस पर फिर हार्श कमेंट्री भी की है कि हमारे यहाँ इस तरह के लीडर जो है ना वो बहुत आसानी से बन जाते हैं, जो जज्बाती बातें करते हैं और फिर लोगों को मरवाते हैं इस तरह से। तो सर वैसे तो जी, मौदूदी साहब भी कौमियत मुत्तहिदा के ही हामी थे। मौदूदी साहब ने किताब लिखी है मसला कौमियत, जिसमें वो मुत्तहिदा कौमियत के तो हामी नहीं थे, लेकिन मुस्लिम लीग पे बहुत उनका हार्श क्रिटिसिज्म है। और पिछले दिनों मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौदूदी साहब को भी एडमायर करते हैं और जिन्ना साहब को भी एडमायर करते हैं। इसका मुझे पता नहीं था कि बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं दोनों, और मौदूदी साहब ने जो तनकीद की है जिन्ना साहब पे, उससे ज्यादा इफेक्टिव क्रिटिसिज्म शायद ही किसी ने किया हो। तो वो तो यहां तक कहते हैं कि जिन्ना साहब और बाकी जो मुस्लिम लीग के लीडर हैं उनमें से तो कोई भी इस्लामिक पर्सपेक्टिव से कुछ चीजें सोचता ही नहीं है। इन्होंने तो इस्लाम को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए अब्यूज किया है, मिस यूज किया है, इतनी सख्त उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज थी उस पर भी बड़े क्वेश्चंस उठाए हैं कि उनकी उस लीडरशिप की जो कमजोरी थी उसकी वजह से वाघा से लेके दिल्ली तक जो सारा इलाका है वो इस्लाम और मुसलमानों से खाली हो गया, और जो शरायत अंग्रेजों ने कही वो सारी इनको माननी पड़ी। वो जो बॉर्डर्स उन्होंने कहा इन्होंने सब मान लिए। तो सर थोड़ी सी बात हम कर लें इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। मतलब कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि जी सबसे बड़ी जो है हर्डल वो कश्मीर है। तो उस पे जो है इंडियन मुस्लिम्स जो हैं, असदुद्दीन अवैसी जैसे जो वोकल लीडर्स हैं और जमात इस्लामी, उनका क्या क्या मौकफ है इन चीजों के बारे में? उनका मौकफ पूरी तरह से अपॉर्चुनिस्टिक है। और आपने चूंकि मौदूदी साहब के बारे में काफ़ी तफसील से बात की, तो जो मौदूदी साहब का जो इरादा था वो पूरा का पूरा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से था, और वो ये चाहते थे कि पूरा का पूरा जो बर्र सग़ीर है यानी सब कॉन्टिनेंट है वो पूरा का पूरा मुसलमान बनना चाहिए। और उसके लिए उनका ये मानना था कि अगर मुल्क तकसीम होगा तो उसमें रोड़े आएंगे।
तो उनका जो आपका जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो भी कौमियत मुत्तहिदा के हामी थे, तो उनका जो कौमियत मुत्तहिदगी जो थी वो इस पर्सपेक्टिव से थी, और जो देवबंदियों की थी वो भी इसी पर्सपेक्टिव से ही थी, क्योंकि देवबंदियों और बरेलवियों की एक साझा मजलिस हुई थी दिल्ली में 1945 में, और 1945 में ये एक प्लेटफॉर्म पे आए थे और इन्होंने, आपके हुसैन मदनी ने साफ साफ कहा था कि भाई मकसद हमारा भी यही है जो तुम्हारा है। ये अलहदा बात है कि हमारी टैक्टिक्स अलग अलग हैं। तुम चाहते हो कि तुम एक नया मदीना बनाओ और मदीने में हुजूर की सुन्नत के हिसाब से वहाँ पर मजबूत होके और वापस दिल्ली नाम की मक्का को फतह करो। हम ये मानते हैं कि 20वीं सदी में ये मुमकिन नहीं है, और हम एक साथ रहेंगे तो ही हम इस्लाम का निज़ाम, इस्लाम का परचम पूरे हिंदुस्तान पर फहरा पाएंगे। तो ये जो एक बेसिक थॉट है, उस बेसिक थॉट को अगर हम अपने नुक्ते नज़र में रखेंगे तो हमें ये ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की असल प्रॉब्लम इंडिया से है क्या। जैसे कश्मीर की प्रॉब्लम कहते हैं, तो कश्मीर की प्रॉब्लम में आपको मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, और इसमें आपके क्रिस्टीन फेयर को भी कोट किया है, और वो बात वहीं पर आ जाती है कि कल को जिस तरह से कांग्रेस ने आपके जिसको कहते हैं कि अमन के वास्ते मुल्क तकसीम करना मंजूर कर लिया, ये सोचते हुए, तो उनकी जो तकरीरें हैं उस वक्त की वो सब मौजूद हैं, और आपके यहाँ तक पटेल साहब जो थे वो कि सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर थे कांग्रेस में उस समय, वो अपने वर्कर्स को, जो कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ थी, वो उनको समझाते थे कि भाई देखिए, दो भाइयों में झगड़ा होता है तो आपस में बंटवारा कर लेते हैं, उससे दिल थोड़े ही बदल जाते हैं, इस तरह से उनको समझाया करते थे। तो वो उनका जो यह ख्याल था कि साहब मुल्क तकसीम होने से अमन आ जाएगा, वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ, और वह इसलिए हुआ जिस तरह से क्रिस्टीन फेयर कहती हैं कि आज अमन के पेश नज़र अगर हिंदुस्तान तश्तरी पे रख के कश्मीर पाकिस्तान को दे दे, उसके बाद भी किसी तरह का अमन नहीं आएगा, क्योंकि नज़रिया पाकिस्तान जो है वो दिल्ली से पहले रुकता ही नहीं। सही। तो ये तो सर जनरल मुशर्रफ ने, आई थिंक बिफोर ही टुक ओवर एज प्रेसिडेंट एंड सीईओ और व्हाटएवर, उससे पहले उन्होंने कराची में एक इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन का कोई फंक्शन था, उसमें कहा था कि अगर कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो भी जाए तो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया वो जारी रहेगा। तो और भी कुछ लोग हैं हमारे जो कहते हैं जी कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो भी जाए तो हमारी जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी, डिफेंस स्पेंडिंग पे कोई कमी नहीं होगी। तो सर इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या इश्यूज हैं? मसलन कुछ लोग हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जी इंडिया ने दिल से तस्लीम नहीं किया पाकिस्तान को। फिर कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी इंडिया अखंड भारत बनाना चाहता है और वो हिजेमनी चाहता है, वो ट्रू फ्रेंडशिप नहीं चाहता, हिजेमनी चाहता है। इन आर्गुमेंट्स को ब्रीफली कैसे आप देखते हैं? पहली बात तो दिल से तस्लीम करने वाली बात है। तो अब दिल से तो दिल की बात होती है, ऐसा कहते हैं, और हिंदुस्तान के दिल में बैठकर ये नतीजा कैसे निकाला गया ये मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी तरीक़ात हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में मौजूद हैं। बाकायदा एग्रीमेंट्स किए गए, जो आप देखते हैं जब डोमिनियंस थे तब भी किए गए, जब भारत रिपब्लिक हो गया उसके बाद भी आपके पास सीधे सीधे रिपब्लिक बनते ही सबसे पहले वो आपके लियाकत नेहरू पैक्ट का एक एग्जाम्पल है। अगर आपस में तस्लीम नहीं किया होता हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तो क्या इस तरह का पैक्ट संभव था? फिर उसके बाद एक बड़ा पैक्ट जिसको कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी नेहरू जी ने काफ़ी यहाँ पर ऑपोजिशन के बावजूद
अपने हिसाब से काफ़ी कंसेशन देते हुए पाकिस्तान को, और एक तरह से, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो उसमें इंडस वाटर्स ट्रीटी में नदियों की जो सारी की सारी कैलकुलेशन हुई है उनके वाटर्स की, वो कैलकुलेशन इस हिसाब से हुई है कि मानो वो जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके हिसाब से है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान उस वक्त भी इस चीज़ पर इंसिस्ट करता कि नहीं, जो नदियां हैं जम्मू कश्मीर जो हमारा जो लीगली जिसको हम अपना पूरा हिस्सा मानते हैं, अगर उस हिसाब से देखते तो ये इंडस वाटर्स ट्रीटी हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि फिर आपको तरबेला में डैम सॉरी आपको मंगला में डैम कैसे बनाने दिया जाता? मंगला में डैम बनाने के लिए इंडस वाटर्स ट्रीटी के बाद ही तो पॉसिबल हुआ वो। तो ये तो मेरा तो ये मानना है कि तस्लीम से आगे बढ़ के नेहरू जी ने कंसेशन दिया। ये उसके बाद फिर भी आप देखते हैं एक बार नहीं कितनी बार जंगें हो गई, उसके बाद भी अटल जी ने जाके जो आपके लाहौर की जो गवर्नर की बहुत फेमस एड्रेस है, जिसको हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में दोनों तरफ ऐसा माना जाता है कि साहब वो एक क्लासिक है, और अगर उसके ऊपर कोई बिल्ड ऑन करना चाहता तो वहाँ से रिलेशंस जो थे वो परफेक्टली नॉर्मल हो सकते थे। लेकिन उसके बाद तो उस वक्त तो मुशर्रफ साहब जो थे वो कारगिल प्लान कर रहे थे, तो वो बात ही अलग है। तो ये जो बात है ये तस्लीम वाली तो ये हो गई कि साहब इंटरनेशनली जो भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके सबके जरिए भारत ने तस्लीम किया हुआ है, तो ये सब एक बहानेबाजी है, ये एक बहानेबाजी है उन लोगों की जो चीज़ों को नॉर्मलाइज नहीं होने देना चाहते, एक चीज़। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि साहब भारत अखंड भारत चाहता है, तो ये भारत का तो सरकार का या किसी भी सरकारी पार्टी का, ना तो कांग्रेस का ना तो बीजेपी का, किसी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। ये ऑफिशियल स्टैंड एक ऐसी पार्टी का था, हिंदू महासभा का, जो कहने को आज भी है, लेकिन उसकी कोई तवज्जो नहीं है, क्योंकि दैट इज़ नॉट एन ऑफिशियल पोजीशन। प्राइवेटली इंस्टीट्यूशंस और कोई भी, मैं चाह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक कि ये कोई सरकारी निज़ाम नहीं कहता तो इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई 5% लोगों के दिल में अखंड राष्ट्र बसता है। इट हैज़ एब्सोल्युटली नो मीनिंग इन लॉ और इन फैक्ट। और फिर आपने तीसरी चीज़ क्या फरमाई थी? हिजेमनी, कि इंडिया जो है वो दोस्ती नहीं चाहता, हिजेमनी हाँ, चाहता है, वो जो बालादस्ती चाहता है। वो जो हेजिमनी वाली बात है वो, अब मैं क्या कहूँ, भारत ने तो एमएफएन स्टेटस दे दिया था 90s में ही, पाकिस्तान ने नहीं दिया, तो हेजिमनी कौन चाहता था? अगेन फैक्ट्स आर कॉन्ट्ररी। और इसका जो मैं एनालाइज कर पाया हूँ, वो हेजिमनी वाली जो बात वहीं से आती है कि अगर आप इक्वालिटी नहीं देते, जैसा जिन्ना साहब ने कहा था कि वी आर नॉट ओनली अ सेपरेट नेशन, वी आर ऑल्सो एन इक्वल नेशन। अब वो जो इक्वालिटी की बात आती है, तो टेक्निकली तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सैन मारिनो नाम की एक छोटी सी कंट्री है, वो टेक्निकली तो यूएस के इक्वल है, लेकिन क्या रियलिटी में वो इक्वल हो सकती है? तो आप अपने से 10 टाइम्स बड़ी इकोनॉमी के साथ में आप ये एक्सपेक्टेशन करें कि पैरिटी रहेगी, तो वो तो नहीं रहेगी। इसी तरह से कि जैसे कि अगर इंडिया ये एक्सपेक्ट करे कि इंटरनेशनल अफेयर्स में इस समय जो स्थिति है उसके हिसाब से इंडिया और चाइना की पैरिटी हो, तो इट इज़ एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। या जैसे अब चाइना भी कर रहा है और के साथ कि यूएस के साथ वो पैरिटी चाहता है, तो उसके वजह से सारा का सारा जो ग्लोबल फ्रिक्शन हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, क्योंकि चाइना जो है इट इज़ पुशिंग फॉर पैरिटी। तो चाइना तो फिर भी हम मान सकते हैं कि यूएस पावर का कहीं 1/2 पे तो होगा। तो जब इतनी अधिक डिस्पैरिटी है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में तो जो पावर इक्वेशंस होंगी तो वो तो वैसे ही बनेगी, और उसके लिए आप इंडिया को अक्यूज करें, इंडिया को ब्लेम करें, तो ये जो है ये बड़ा एक नेचुरल कोर्स में है, बिकॉज ऑफ द इंडियन बिकॉज ऑफ इंडिया साइज, बिकॉज ऑफ इंडियाज इकोनॉमी,
and because of India's progressive policies. अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, 1991 या 1992 में पाकिस्तानी रुपया जो था वो इंडिया के रुपए से मजबूत था। आई थिंक इट इज 91 और 92 जब पहली बार ये बराबर हुए। आज एक इंडियन रुपी जो है उसमें लगभग 2.2 या 2.3 पाकिस्तानी रुपीज आ जाते। तो इसके लिए क्या इंडिया जिम्मेदार है या पैरिटी मेंटेन करे इंडिया जबरदस्ती की नहीं साहब हम तो उसी बराबर ही रहेंगे। आज तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा। उसकी पॉलिसी की वजह से अगर उसकी इकोनॉमी की स्थिति खराब है तो आज की दुनिया में सब कुछ जो है वो इकोनॉमी पे ही बेस्ड है। अल्टीमेटली आपकी जो मिलिट्री पावर भी है या आपकी जो नेशनल पावर है, इकोनॉमी उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कितनी ही बड़ी मिलिट्री खड़ी कर लें, अगर आप उसको सस्टेन नहीं कर सकते, मान लीजिए महीने भर का वॉर आपको लड़ना पड़ जाए इंडिया से, क्या आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? एक सीधा सा सवाल है। अच्छा सर, हिजेमनी का तो मेरे ज़हन में जो आता है ना, हिजेमनी को तो क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। मसलन आज पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी इंडिया की बांग्लादेश पे हिजेमनी है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, अब तो चाइना की हिजेमनी है उनके ऊपर। तीसरा बंदा ये कह सकता है कि जी पूरे इस रीजन पे अमेरिका की हिजेमनी है। तो आई मीन दिस इज एन एंडलेस डिबेट। बहरहाल आपने सर ये कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी में नेहरू जी ने कंसेशंस दी पाकिस्तान को और जिनको बहुत से लोगों ने इंडिया में अपोज किया। तो हमारे यहाँ तो अयूब खान को कंडेम किया जाता है कि उसने ये दरिया बेच दिए इंडिया को। तो वो कौन लोग थे जो नेहरू जी की अपोजिशन कर रहे थे, जो उनके मुखालिफ थे कि आप कंसेशंस दे रहे हैं? क्या कंसेशंस दी हैं पंडित जी ने इसमें? देखिए, जो टोटल वाटर कैलकुलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी का, उसका इंडिया के पास केवल 20% आता है। तो नेहरू जी का जो सारा का सारा जो क्रिटिसिज्म होता है वो इस नज़रिए से होता है। जैसे मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है और मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान जो है नहीं मानता है और अपनी मुखालफत जारी रखता है तो आप इंडस वाटर ट्रीटी को आप एब्रोगेट कर दीजिए। यूनिलैटरल एब्रोगेशन होता है, आप एब्रोगेट कर दीजिए। तो उसमें इंडिया को चिनाब से मैंने तो पूरा उसका अलाइनमेंट भी बना के दे दिया कि चिनाब वाटर्स जो है वो किस तरह से यूटिलाइज होंगे इंडियन पंजाब में और इंडिया के राजस्थान में। लेकिन सर जो लोअर रापेरियन कंट्रीज हैं उनके भी तो कुछ राइट्स होते हैं ना, उनको तो आपकी कैसे बात आप बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन लोअर राइपेरियन कंट्रीज अगर परमानेंट हॉस्टिलिटी रखती हैं तो ये जो एक अपर राइपेरियन कंट्री के पास लिवरेज तो सदैव उपलब्ध है ना। अब आप यूएस ने, आप ये देखिए कि जैसे ही ट्रम्प आए उन्होंने दुनिया भर के जो ट्रीटीज थी उससे वो बाहर निकल गए। तो जैसे लियाकत नेहरू पैक्ट है, उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। पाकिस्तान ने उसको कभी फॉलो नहीं किया। उसमें उनकी माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन की बात थी, उन्होंने लगातार, आज भी आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज को लगातार उनको ऑप्रेस किया गया पाकिस्तान में। और तो और जब आपने इस्लामिक निज़ाम लागू कर दिया तो इस्लामिक निज़ाम में तो बाय डेफिनेशन इन इस्लाम गैर इस्लामी जो भी है वो दो दर्जे का शहरी है। ये तो वैसे ही इस्लाम में ही आप जब शरीयत का निज़ाम लागू करेंगे या क्वासाई शरीयत का निज़ाम लागू करेंगे तो आप उसको तो दो दर्जे का ही रखेंगे, तो ज़िम्मी बन के ही रहेगा। ये तो इस्लामिक लॉ है ना, तो पैक्ट ऑफ उमर है। ये तो कश्मीर में लागू कर दिया गया था आपके शाह हमदान के वक्त से। तो आप इसको कैसे इनकार करेंगे? बांग्लादेश में जो हुआ, ईस्ट पाकिस्तान था जब, उसमें जो लोग मारे गए उसमें 60-70% तादाद जो थी वो हिंदुओं की थी। उनको पहचान के मारा जाता था। ये तो अब रिकॉर्डेड है। कब की बात आप कर रहे हैं? 71 की। 71 71 में जो आपके ईस्ट पाकिस्तान में जो आपका वो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था, एक आपके पाकिस्तान आर्मी ने जो किया था उसमें। तो
लियाकत नेहरू पैक्ट को लगातार वायलेट किया पाकिस्तान ने। आज भी वो स्टैट्यूट पे है टेक्निकली। लियाकत नेहरू पैक्ट में तो इक्वल राइट्स की बात की गई थी कि दोनों मुल्क जो हैं एक माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स देंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ तो है इक्वल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनली है, वहां नहीं दिए गए। तो इसको लगातार वायलेट किया है। और मैंने इसी सीएए के कॉन्टेक्स्ट में यही कहा कि अगर लगातार वो वायलेट कर रहा है तो आपके पास ऐसी कोई वो ज़रूरत नहीं है कि आप नहीं वायलेट करें। क्यों नहीं वायलेट करेंगे? आप वायलेट करते हैं तो हम भी वायलेट करेंगे। आप तमीज़ से रहते हैं तो हम भी तमीज़ से रहेंगे। बल्कि इंडिया ने तो हमेशा आगे से बढ़ के आगे बढ़ के, ये तो मैंने क्रिटिसाइज किया है अभी कुछ ही दिनों पहले, इट इज देयर ऑन माय चैनल एपिसोड। मैंने कहा कि डिस्कशन में कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की दो बड़ी फेलिंग्स है पाकिस्तान के मुताल्लिक। और सबसे पहली उसमें यह है कि हम पाकिस्तान को एक नॉर्मल नेशन ट्रीट करते हैं, जो कि ये नहीं है। इट इज not a state with an army, it is an army which has a state under its control. It is not a normal nation. तो इसको नॉर्मल नेशन ट्रीट करना भारत की सबसे बड़ी एक फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक है। और दूसरा मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का जो तमाम जो रवैया रहा है भारत के प्रति, परमानेंट हॉस्टिलिटी का और परमानेंट, ऑलमोस्ट लाइक अ परमानेंट जिहाद, जो मैं आपसे जब ऑफलाइन बात कर रहा था तो मैंने बात की थी उसके बारे में। जैसे जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन जो काकुल में ऑफिशियली पढ़ा, काकुल में आपके जो काकुल एकेडमी है उसमें ऑफिशियली पढ़ाया जाता है, जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर, ब्रिगेडियर एसके मलिक की जो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है वो ऑफिशियल मिलिट्री डॉक्ट्रिन का पार्ट है पाकिस्तान की। और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो टोटल वॉर डॉक्ट्रिन है, और जो आपके क्या बोलते हैं मजलूम को छुड़ाने की बात है कि दैट वॉर इज़ टू बी प्रोसिक्यूटेड टू रिलीव द ओप्रेस्ड एंड टू रिमूव इनजस्टिस, ये पूरा का पूरा शरीयत की वही बातें हैं जिसमें ये कहा जाता है कि साहब कि हर गैर मुस्लिम जो है वो जालिम है। ये तो कुरान में लिखा हुआ है साहब, मैं तो आपको कोट कर सकता हूँ। आई थिंक 31 ये है सूरत लुकमान का शायद 13वीं आयत है, जिसमें कहा गया है कि जो काफिर है वो जालिम है, और वो जालिम इसलिए है क्योंकि वो अल्लाह की बातों को नहीं मानता, इसलिए वो जालिम है। और उसी कॉन्सेप्ट को ला के उस कुरानिक कॉन्सेप्ट वॉर को पूरी तरह से फैशन किया गया है। सो जस्ट मीन्स एनीबॉडी हु रीड्स दैट, इट इज क्लियर दैट इट इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ परमानेंट वॉर। उसमें सर बहुत से लोग ये कहते हैं वॉर किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ तो है नहीं, और दूसरा सिर्फ हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान के साथ जो परमानेंट वॉर का डॉक्ट्रिन बनाया हुआ है उस मिलिट्री ने, जो कि डी फैक्टो रूलर है पाकिस्तान की, तो इंडिया को उसको नॉर्मल नेशन क्यों ट्रीट करना चाहिए, और इंडिया को उसकी स्टेबिलिटी में कोई भी इंटरेस्ट क्यों होना चाहिए? ये मेरे क्वेश्चंस हैं। उसमें सर जो कुरान की आयत है उस पे बहुत से लोग ये कहते हैं जी उनका कॉन्टेक्स्ट है वो उस जमाने के लिहाज से थी, सो दे मे नॉट बी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। लेकिन सर अभी हम अगर बात करें बिफोर वी कंक्लूड, तो कश्मीर के इशू का आप क्या रेजोल्यूशन देखते हैं? क्या आप डिनाई करते हैं कि वहां एक प्रो पाकिस्तान सेंटीमेंट पाया जाता है? कुछ सेक्शन उसमें पाया जाता है, लेकिन वो जो एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड एरिया है। देखिए पूरा जो जम्मू कश्मीर जो आपके आर्टिकल 370 के हटने से पहले जिसमें पूरा लद्दाख शामिल था, वो जो एक वैली की एक छोटी सी स्ट्रिप है, उसमें भी प्रिडोमिनेंटली श्रीनगर और साउथ कश्मीर का कुछ एरिया है। वो उस इंडियन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 370 का मुश्किल से 10% था। आज चूंकि जम्मू कश्मीर अब छोटा रह गया है, लद्दाख जो है बड़ा पार्ट हो अलग हो गया है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो वो हम मान सकते हैं कि वो बढ़ के कोई 20% हो गया होगा। और उसमें भी इंडियन स्टेट ने
बहुत सारी जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी 370 की वजह से भी हुआ, क्योंकि 370 को जब आपने वहां लागू कर दिया तो उसमें आपने ये किया कि आपने ऑफिशियली एक भारत के सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आपने एक डी फैक्टो मुस्लिम स्टेट को रिकॉग्नाइज किया, जो कि किसी भी सेक्युलर कंट्री में नहीं होना चाहिए। जब कंट्री सेक्युलर है तो it simply means that there cannot be privileges given to any religious groups. This privilege was granted to Kashmir and Kashmiri Muslims. तो ये सबसे पहली गलती तो यही थी। वो पूरा मैंने उसमें एनालाइज किया है, जो 370 के बारे में, जब कैसे 370 आया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, हाउ शेख अब्दुल्ला प्लेड अ फास्ट वन ऑन नेहरू, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्क्राइब्ड है। अच्छा सर, ये बताइए मुझे लगता है मुझे अब निकलना पड़ेगा, तो 5:30 ब्रीफली सर ये बताइएगा कि क्या इंडिया पाकिस्तान के अगर रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं तो क्या फायदा होगा दोनों मुल्कों को? ब्रीफली। फायदा ही फायदा है, और ज्यादा पाकिस्तान को फायदा है। जो पाकिस्तान की एक, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में कई बार मैं कंपैरिजन करता हूँ कि बांग्लादेश ने ओवरलैंड राइट्स अलाउ कर रखे हैं और उससे वो पैसा कमाता है, और पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी को लेकर बैठा हुआ कि नहीं, हम सेंट्रल एशिया में नहीं आने देंगे हिंदुस्तान को। तो नुकसान किसका? इंडिया ने अपना रास्ता निकाल लिया, चाबार होके जाने लगा, तो उससे किसका नुकसान हुआ? हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को? तो ये हर चीज में आइडियोलॉजी ले आते हैं। अब बांग्लादेश इज मोर प्रैक्टिकल, उसने भारत को ओवरलैंड राइट्स दे रखे हैं, बाय ट्रेन, बाय रोड और इवन बाय शिप। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारा सामान जो चटगांव के थ्रू जाता है, सही, तो उससे आमदनी होती है बांग्लादेश को। बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो उनकी टेक्सटाइल का सबसे बड़ा मेजर कंज्यूमर इंडिया है, उनका मेजर एक्सपोर्ट क्या होता है। और सर इंडिया ने कुछ लोन भी तो दिए हैं ना बांग्लादेश को। बिल्कुल, और फिर जब ये उनका बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था दोनों मुल्कों का 2015 में, तो बांग्लादेश को काफी फायदा हुआ था। मेरे ख्याल 10,000 एकड़ का फायदा हुआ, जमीन उनको मिल गई उसमें। जी सर। जी शकील जी, वो नेक्स्ट शो से मेरी कॉल आ गई है, तो अच्छा सर, तो बहरहाल बहुत आपने मुझे वक्त दिया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं। तो आपसे फिर बात होती रहेगी। इसी के साथ आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।